हेलो एंड वेलकम टू एमएम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और डेली न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको जो है हम यहाँ पे देखेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 23 जून 2022 तो कल से लेके आज तक क्या क्या जो है न्यूज़ पब्लिश हुई हैं, क्या क्या जो है इवेंट हमको देखने को मिला है दुनिया भर में, उन सबको जो है पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मेनली यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको जो है हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ आज अगर आप देखोगे तो हिंदू में 23 जून 2022 तो उद्धव ठाकरे बेसिकली महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में जो है बताया गया। इसके अलावा अर्थक्वेक जो है आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में क्या हुआ आपको पता ही है, अर्थक्वेक रिसेंटली देखा गया, 1000 लोगों की जो है डेथ हुई है, 1500 से ज़्यादा लोग जो है आपको इंजर्ड देखने को मिलेंगे। तो जो रेस्क्यू है वो यहाँ पे किया जा रहा है ना। देखो ये जो आर्टिकल है ना, इस पे अगर आप देखो तो एंटी डिफेक्शन लॉ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्या चल रहा है उस पर जो है ऑलरेडी यहाँ पे मयूर सर ने भी, मैंने भी जो है वीडियो बनाया हुआ है कि जो शिंदे हैं उनकी यहाँ पे उद्धव ठाकरे से उतनी अच्छी बन नहीं रही थी और पहले से ही जो है वो कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे कि हम जो है कांग्रेस को सपोर्ट करें। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखा गया और फाइनली जो है अब स्थिति जो है और भी यहाँ पे बिगड़ती हुई नजर आ रही है ना। अगर हम आज की बात करें तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, इसके बाद ब्रिक्स समिट रिसेंटली आपको देखने को मिली है, तो बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन के बारे में जो है बात करेंगे। भारत की डिजिटल इकोनॉमी जो है 2.5 ट्रिलियन तक जो है यहाँ पे मतलब इंडिया में इतना दम है कि 2.5 ट्रिलियन तक जो है हमारी इकोनॉमी हमको देखने को मिलेगी डिजिटल। तो कौन कौन से की पॉइंट्स पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोकस किया, क्लीन एनर्जी, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, इन सब चीज़ों पे जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। मेनली देखो जो भी यहाँ पे इवेंट होते हैं ना, जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे भाषण देता है, किन किन चीज़ों पे हम यहाँ पे वर्क करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे वो दुनिया को ये चीज़ बताना चाहता है कि हम किन किन जगहों पे जो है वर्क करने वाले हैं, किन फील्ड पे सरकार का ज़्यादा फोकस होगा, तो आप जो है उन फील्ड पे निवेश कर सकते हो, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत के इन इन की प्रोजेक्ट्स पे। तो उसी चीज़ को जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बताते हैं या कोई भी नेता जो है यहाँ पे बताता है, और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन सब चीज़ों पे जो है निवेश करते हैं, जिससे जो फॉरेन का पैसा है वो इंडिया में जो है हमको देखने को मिलता है। तो उससे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यू कोरल लीफ जो है ये फाउंड हुए हैं रिसेंटली, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किलिमुंजाओ नेशनल पार्क में जो है प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हेरिटेज साइट बनाई जा रही है, तो बेसिकली यहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दूर क्यों बना रहे हो, यहीं बनाओ, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं उनमें रोल ऑफ कास्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा हील द नेशन बिफोर हीलिंग। नाउ कास्ट का किस तरीके से रोल रहा है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिटिशर्स के समय से अभी तक अगर आप देखोगे तो कई कास्ट जो हैं उनको बढ़ने का जो इतना मौका यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए जो है रिजर्वेशन यहाँ पे लाया गया। और किस तरीके से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और अगर जिस तरीके से पहले अगर जो और भी कास्ट हैं उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता तो आज भारत की स्थिति जो है कुछ और आपको देखने को मिलती। तो बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा क्या क्या जो है यहाँ पे बेसिकली जो कॉज है, ठीक है, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि रीजंस क्या रहे हैं जो और भी कास्ट है वो यहाँ पे नहीं बढ़ पाई। कई कास्ट अगर आप देखोगे तो उनको जो है यहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनके पास कई सारी खेती भी है, लेकिन कई लोगों के पास जो है यहाँ पे खेती भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हील द नेशन बिफोर हीलिंग। तो बेसिकली डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि इंडिया में जो है डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, मेडिकल्स की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया, तो इसलिए भारत सरकार जो है यहाँ पे एक जो पूरा एक डेटा है उसको जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे मान लो कोई फॉरेन का इंसान है वो भी जो है यहाँ पे आके इलाज कराना चाहे तो ऑनलाइन जो है यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। तो बेसिकली इसी चीज़ पे जो है यहाँ पे बात करी गई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के बारे में जो है यहाँ पे समझ लो एंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो था ये 1967 के बाद से ही जो है यहाँ पे चालू हो गया था, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1967 में, तो इसके पहले क्या होता था कि भाई कई लोग यहाँ पे इलेक्ट हो गए, अब वो किसी भी पार्टी को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली इन सब चीज़ों को देखते हुए जब राजीव गांधी की सरकार आती है तो वो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है लेके आती है। तो भाई 1967 में अगर आप देखोगे तो आपको मेजर जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। होता क्या था कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो दूसरी पार्टी से यहाँ पे रिजाइन करते थे, मतलब अपनी पार्टी से रिजाइन कर लिया और दूसरी पार्टी को जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब एक ही दिन में ऐसा देखा गया कि 3-3 4-4 बार जो है यहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं।
तो इसको देखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब एक जो तो इसको देखते हुए फाइनली एक जो प्रोविजन है वो यहाँ पे लाया गया जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ 10th। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसको जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है 1985। तो 1985 में जो है इसको लाया गया, राजीव गांधी की उस समय सरकार थी और ये जो प्रेसिडेंट अप्रूवल है 15 फरवरी 1985 को दिया गया था और 18 मार्च 1985 को फाइनली जो है ये इफेक्ट पे आ गया था। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मान लो कोई भी एक मेंबर है, एमपी है या एमएलए है, वो अगर अपनी पार्टी से यहाँ पे रिजाइन कर देता है, मान लो उसने रिजाइन कर दिया, अब वो दूसरी पार्टी को अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसकी जो मेंबरशिप है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो गई। मतलब अगर आपने अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया तो आपकी मेंबरशिप जो है यहाँ पे खत्म हो गई। पहला जो है ये चीज़ यहाँ पे बोली जाती है। दूसरी यहाँ पे चीज़ बोली जाती है कि भैया जो भी यहाँ पे नॉमिनेशंस हैं, मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पे नॉमिनेट भी करते हैं, तो अगर मान लो किसी को नॉमिनेट किया गया है तो भैया उसके पास 6 महीने होते हैं कि वो जो है सोच ले और वो जो है जिस पार्टी को ज्वाइन करना है वहाँ पे ज्वाइन कर ले। लेकिन इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए क्या है कि आपको पहले जो है यहाँ पे पार्टी डिसाइड करनी होगी। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे रिजाइन कर देते हो, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको भी जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स को भी जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था कि जो दल बदल कानून है कि लोग जो है अपने जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी उसको बार बार जो है यहाँ पे चेंज ना करें। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो मेनली यहाँ पे हुआ क्या कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने रिसेंटली जो है यहाँ पे एक चीज़ कही हुई है, ठीक है, कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसका टोटल पोटेंशियल है $2.5 ट्रिलियन। आने वाले समय में भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो कितनी होगी, $2.5 ट्रिलियन की होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जो ब्रिक्स की बिजनेस फोरम की मीटिंग हुई है उसको जो है यहाँ पे कहा हुआ है और उसको हेड किया है चाइना ने, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इस चीज़ को कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने वर्चुअली जो है इस समिट में यहाँ पे ये भी कहा कि भारत में करीब 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप है और उनमें से 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न जो है आपको भारत में देखने को मिलेंगे। मतलब सिंपली जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं उनमें से कई सारे यहाँ पे यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कंपनी मतलब जिसका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी को जो है यहाँ पे कहा जाता है कि वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। और मेनली अगर आप देखोगे तो भारत में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो जो है यहाँ पे ग्रो होगा और आने वाले समय में कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे निवेश कर सकते हैं और भारत जो है मतलब आने वाले समय में भारत में जो है वो काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पे जनरेट होंगी। इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि 1.5 ट्रिलियन जो है ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में भी जो है हम निवेश करेंगे। तो बेसिकली भारत में जो है कई सारे पोटेंशियल है और ये यहाँ पे ये बताना चाहते हैं दुनिया भर को कि भैया देखो आने वाले समय में इंडिया की जो है बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पे निवेश कर सकते हो, ठीक है। 2025 तक भारत की जो इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो करीब $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी और ट्रांसफॉर्मेटिव जो चेंजेस हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब नया जो अमर्जिंग इंडिया है उसमें हर एक सेक्टर में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। हर एक सेक्टर में आपको जो है एक से एक जो चीज़ें हैं वो आपको जो है धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इन्होंने कई सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात भी करी, जैसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत में वो क्या-क्या हैं। जैसे कि स्पेस में अगर आप देखोगे तो भारत जो है इस समय इतिहास ही रच रहा है। इसरो इसरो जो है इन समय वो काम कर रहा है जो कि जो यूएस की स्पेस एजेंसी है वो अरबों रुपए में करती है, वहीं इसरो जो है बहुत ही कम पैसों में जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देता है, ठीक है। तो कई सारे देश जो है आज समय इसरो पे जो है डिपेंडेंट है क्योंकि इसरो जो है कई सारे देशों की सैटेलाइट को जो है अंतरिक्ष में भेजता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लू इकोनॉमी पे जो है इस पे भी आप निवेश कर सकते हो। ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ड्रोन्स, जियो स्पेशियल डाटा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी जो हमने सेलिब्रेशन किया था उसमें ड्रोन्स भी जो है यहाँ पे उड़ाए गए थे और कई सारे ड्रोन्स को जो है यहाँ पे उड़ाया गया। तो बेसिकली आने वाले समय में भारत सरकार जो है स्पेस, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी इन सब जगहों पे जो है ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेगी। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 4 न्यू कोरल्स रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडियन वाटर। सो बेसिकली 4 नए कोरल जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए। कोरल कुछ इस तरीके से यहाँ पे होते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अंडमान निकोबार से इनको आइलैंड से जो है फाउंड किया गया है। अब देखो साइंटिस्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 4 स्पीसीज जो है कोरल की पहली बार हमने इंडियन वाटर्स में जो है फाउंड की है और ये क्या है, ये जो है नई स्पीसीज है।
एजो एक्सेंथेलेट कोरल्स की, बेसिकली इसको जो है प्रोनाउंस करने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत जाती है। एजो एक्सेंथेलेट जो कोरल्स हैं वो आपको जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के वाटर से जो है हमको देखने को मिले हैं, मतलब रिसेंटली हमने जो है इसको फाउंड किया है। और ये जो एजोन एक्सेंथेलेट कोरल है ये बेसिकली कोरल ग्रुप ऑफ कोरल है जो कि जो जूएक्सथेली जो बेसिकली उसको यहाँ पे कंटेन नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है इन दोनों में, अगर आप देखो तो डिफरेंस ये है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं जूजेंथेलिन, और जो एजुजेंथेलिन जो बेसिकली है ये फोटोसिंथेसिस पे जो है ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करते। तो मेनली जूजेंथेलिन जो है ये फोटोसिंथेसिस पे ज़्यादा जो है डिपेंडेंट यहाँ पे रहते हैं। और ये सब जो है वो आपको ज़्यादा डीप सी में जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। डीप सी में ये कोरल जो है आपको देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। वहीं अगर आप आगे देखोगे तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने जो है नई फाइंडिंग्स यहाँ पे जो है देखने को मिली। तो 4 ग्रुप जो है कोरल्स के वो हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। उनमें से ये अगर आप देखोगे तो 4 जो है कई सारे जो है पहले भी यहाँ पे देखने को मिले हैं जापान में, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो रेंज है ये आपको इंडो वेस्ट पैसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा आर्टिकल है और ये किस चीज़ पे यहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो थैलेसस जो एक बेसिकली ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो नई स्पीशीज़ के बारे में यहाँ पे बताता है, तो उसमें जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पे पब्लिश जो है किया गया है, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो जो एज़ोथैलीट जो है कोरल्स, ये बेसिकली हार्ड कोरल का जो है ग्रुप है, ठीक है। और इसी की जो 4 नई स्पीशीज़ जो रिकॉर्ड करी गई हैं वो सॉलिडिटरी ही नहीं है, इसके अलावा हाईली कंप्रेस्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर भी जो है आपको देखने को मिलेगा। भारत में जो भी कोरल्स यहाँ पे फाउंड किए जाते हैं वो हार्ड कोरल्स जो है होते हैं, और रीफ बिल्डिंग्स कोरल्स पे जो है ये कंसंट्रेटेड होते हैं। तो इसी चीज़ की इस चीज़ के बारे में भी जो है यहाँ पे बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया कि मोस्ट ऑफ द स्टडीज ऑफ हार्ड कोरल इन इंडिया हैव बीन कंसंट्रेटेड ऑन रीफ बिल्डिंग कोरल्स व्हाइल मच इज नॉट नोन अबाउट नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स। जो नई स्पीशीज जो है ये नॉलेज को जो है यहाँ पे एनहेंस करेंगी, ठीक है, जो नॉन रीफ बिल्डिंग सॉलिडेटरी कोल्डर है कोरल्स हैं उनके बारे में भी। तो इसी चीज़ को जो यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट जो है चल रहे हैं और बेसिकली जो हेरिटेज पार्क है मणिपुर में उसके अगेंस्ट में। अब देखो हो क्या रहा है कि भारत सरकार ने यहाँ पे ये कहा था कि हम हेरिटेज पार्क को जो है डेवलप करेंगे मणिपुर में, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे डेवलप किया जाएगा हेरिटेज पार्क, तो किलबुल जाओ जो नेशनल कीबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है जो आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, वहीं पे जो है इसको डेवलप किया जा रहा था। लेकिन हो क्या रहा है कि 7 यूथ क्लब के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब आपने ये कहा था कि जो किलमुनजाओ नेशनल पार्क है वहीं पे हेरिटेज पार्क को जो है डेवलप किया जाएगा, अब जो है आप इससे दूर यहाँ पे क्यों कर रहे हो। तो इसी चीज़ पे जो है यहाँ पे बताया गया है। तो देखते हैं इस न्यूज़ को। तो बेसिकली 7 यूथ क्लब के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे जो है बेसिकली वुमेन एक्टिविस्ट हैं, वो बेसिकली यहाँ पे विलेज को जो है सराउंड कर रही हैं। विलेज के जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मणिपुर में कि आप जो है यहाँ पे ये गलत कर रहे हो। अब देखो किलमुनजाओ जो नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क आपको बिशुनपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा मणिपुर में। ये 40 स्क्वायर किलोमीटर का जो है पूरा एरिया है और ये दुनिया का एकमात्र जो है फ्लोटिंग पार्क है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। और ये इंटीग्रल पार्ट है लोकटक लेक का। लोकटक लेक में ही आपको किलमुनजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये फ्लोट करता रहता है, पानी में जो है तैरता रहता है, ठीक है। इसको जो है 1966 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डेवलप किया गया था जिससे नेचुरल हैबिटेट को जो हम प्रिजर्व कर पाएँ। इसके अलावा जो एंडेंजर्ड एल्डर्स डियर है जिसको कर्वेस एलडी कहा जाता है, ये भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन्हीं को कंजर्व करने के लिए जो एंडेंजर जो एल्डर्स डियर होते हैं उनको जो है प्रिजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है बनाया गया था 1966 में, और 1977 में इसको जो है एक नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। अब देखो जो संगाई एक एंडेमिक और एंडेंजर्ड सब स्पीशीज है एल्डर डियर की, वो मणिपुर में ही जो है आपको देखने को मिलती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में हमको देखने को मिलती है सांगी, ठीक है, संगाई बेसिकली इसको कहा जाता है। और ये स्टेट एनिमल भी है मणिपुर का। कॉमन नेम अगर आप देखोगे तो इसको ब्राउन एल्डर्ड डियर कहा जाता है और एल्ड्स डियर कहा जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रूसर्वस एलडी। तो ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है ना। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, इस सब का रीज़न क्या है। हमने जो है जो किलमुनजाओ नेशनल पार्क है उसके बारे में तो यहाँ पे पढ़ लिया, लेकिन बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। देखो हो क्या रहा है कि बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि हम जो है क्या करेंगे कि भैया
जो एक हेरिटेज पार्क है उसको जो है हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राउन एल्टर डियर है ये सिर्फ किलिमंजारो नेशनल पार्क में ही जो है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हेरिटेज पार्क जो है डेवलप किया जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रही है सरकार कि अभी जो है, पहले इनका ये प्रपोजल था कि हम जो है किलिमंजारो नेशनल पार्क में ही जो हेरिटेज पार्क है उसको डेवलप करेंगे, लेकिन अब जो है ये यहाँ से कुछ दूरी पे इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। तो जो लोग हैं वो यहाँ पे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो उससे होगा ये कि जो टूरिस्ट हैं वो जो है यहाँ पे कम हो जाएंगे। बेसिकली टूरिस्ट को जो है यहाँ पे दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ के लोग अगर आप देखोगे तो मेनली जो है टूरिज्म पे ही निर्भर करते होंगे। जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते होंगे उन्हीं पे जो है ये यहाँ पे कोई होटल चलाता होगा, कोई होगा यहाँ पे जो गाड़ियों मतलब लेना लाना ले जाना काम होगा, कोई यहाँ पे किसी की गाड़ी होंगी वो ड्राइवर्स के जो है यहाँ पे काम करते होंगे। तो बेसिकली उनकी जो कमाई है वो इसी पे ही जो है डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और देखो इसका एक और आपको जो है यहाँ पे टेंशन भी देखने को मिलेगा कि भैया जो कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जो पोंचिंग होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है मार दिया जाता है। तो ये जो है गलत चीज़ है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इस चीज़ को भी जो है यहाँ पे फोकस कर रही है कि भाई यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको जो है प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो लोकटक लेक में जो है फ़िशिंग भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को भी जो है हम यहाँ पे नहीं बंद कर सकते, क्योंकि ये सब जो है यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है लोगों के, ठीक है? और तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोकटक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी। अब देखो कई बार यहाँ पे ये होता है कि फिशरमैन जो है यहाँ पे मछली पकड़ने तो जानते हैं, मतलब मछली पकड़ने तो यहाँ पे जाते हैं, लेकिन जो है वो डियर को यहाँ पे मार देते हैं, तो पोच कर देते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम भी जो है हमको देखने को मिलती है। तो सो सरकार जो है इसी चीज़ पे यहाँ पे कह रही है। इसी वजह से सरकार जो है यहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट करने का सोच रही थी हेरिटेज पार्क, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करी गई है रोल ऑफ कास्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कास्ट का कैसे रोल है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप मानो या ना मानो कास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। जी हाँ, देखो जिस कास्ट अगर आपकी कोई भी हो, अगर आपने पढ़ लिया, आपको पढ़ने का मौका मिला है, तो बिल्कुल आपको जो है आपके परिवार में पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जो है देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, हो सकता है आप में से कई लोग जिनके जो दादा होंगे वो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपके पिताजी जो है पढ़े होंगे, तो उनको पता है कि जो शिक्षा है उसकी वैल्यू क्या होती है, एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। तो वही चीज़ जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती जाती है और हमारी पीढ़ी जो है और एजुकेटेड होती जाती है और हम भी जो है यहाँ पे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ भी कही गई कि कौन-कौन से लूप होल्स रहे हैं, पहले से ब्रिटिशर्स के टाइम से क्या-क्या प्रॉब्लम जो है फेस करने को मिली है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वहीं अगर आप देखोगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब जगहों पे किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है 3 वेज़ जो है यहाँ पे बताए गए हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये समझो कि इंडिया में जो है अभी प्रेजेंटली आपको जॉबलेस ग्रोथ जो है आपको जो है देखने को मिलेगी एटलीस्ट 2 डिकेड से, मतलब 20 सालों से अगर आप देखोगे तो जॉब की जो है काफ़ी ज़्यादा कमी है। ठीक है, मेनली जो रूरल एरियाज है, जो गांव के एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, जॉब्स है नहीं। वहीं प्रेजेंटली अगर आप देखो तो अग्निपथ प्रोग्राम चल रहा है और किस तरीके के प्रोटेस्ट जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो एग्रीकल्चर कास्ट है उनको जो है यहाँ पे रिजर्वेशन दिया भी गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमको देखने को मिल रही है ना। यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताइए किस तरीके से जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है और भारत में जो कास्ट है उसके बीच में किस तरीके का जो है यहाँ पे लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। अब जो कई कास्ट हैं उन्होंने जो है एजुकेशन और एकेडमिक्स को जो है यहाँ पे मिस कर दिया है, उसकी वजह से जो है ये सब प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। तो मेनली यहाँ पे 3 वेज जो है बताए गए हैं किस तरीके से कास्ट जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को जो है यहाँ पे डिपेंड करती है। पहला जो है ओनरशिप एंड लैंड इनइक्वालिटी रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी फेलियर विद द फार्म सेक्टर। ना हो क्या रहा है कि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का टाइम था तो यहाँ पे होता क्या था कि जो बड़े लोग थे, है ना, उन्हीं को जो है यहाँ पे क्या दे दिया गया, यहाँ पे जो है उनको लैंड दे दी गई, ज़्यादा मात्रा में लैंड जो है उनको दी गई। तो जो छोटे लोग थे उनको जो है यहाँ पे लैंड नहीं मिली। अब लैंड से होता क्या था, जब खेती होती थी तो आता था पैसा। अब पैसा आएगा तो पैसा से भैया आप जो है अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाओगे, अच्छे स्कूल्स में यहाँ पे भेज पाओगे, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स के टाइम होता क्या था, जो अपर कास्ट के लोग थे ना उनको जो है सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती थी। मतलब उनको क्या दिया जाता था भैया, एजुकेशन भी दी जा रही है। अगर आप बड़े किसी सामंत के बेटे हो, कोई जो है यहाँ पे जागीरदार है, तो उनके बेटे को जो है यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, उसको जो है एजुकेशन मिलेगी। लेकिन जो छोटे लोग हैं,
ठीक है, उनको जो है यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल भी जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बी आर अम्बेडकर का एग्ज़ाम्पल ले लो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही जो है आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लोगे तो आपको समझ में जाएगा। आप सोच के देखो, आप किसी क्लास में अगर पढ़ रहे होगे और कोई जो है आपको बाहर निकाल दे, आप 1 दिन सह लोगे, 2 दिन सह लोगे, लेकिन अम्बेडकर साहब को तो रोज़ जो है यहाँ पे बाहर बिठाला जाता था, फिर भी जो है वो यहाँ पे पढ़ते थे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से जो एजुकेशन है जो कास्ट है वो किस तरीके से जो है एजुकेशन को यहाँ पे मतलब जो एजुकेशन है उसको यहाँ पे हैम्पर जो है किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखो तो एलाइड बेस इन हायर एजुकेशन, अब देखो हायर एजुकेशन की भी यहाँ पे बात आ रही है। तो होता क्या था कि हायर एजुकेशन में भी जो यहाँ पे पैसे वाले हैं, ब्रिटिशर्स भी जो है उनको यहाँ पे एडमिशन देते थे और इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशंस है वो भी जो है अलग ही आपको देखने को मिलेगी। मतलब मेनली जो उनके जो जनरल रहे हैं, जो वाइसरॉय रहे हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता था। इंडिया के इतिहास के बारे में उतना ज़्यादा जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता। तो मेनली यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि भई जो मास एजुकेशन है उसको जो है पहले ही हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेरोज़गारी जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है? तो शुरू से ही ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास ज़मीन थी। ज़मीन होती तो उससे जो है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर करते, पैसा कमाते, तो पहले जो ज़मीन है वो बड़े लोगों को जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, ठीक है? तो मेनली अगर आप देखो तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा गया है। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जो चाइनीज़ और अंदर ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर आप देखो तो वो बेसिक एजुकेशन में जो है काफ़ी जो है इन्वेस्ट यहाँ पे करती हैं, ठीक है? इसके अलावा ये जो है हायर एजुकेशन पे भी जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। तो इसी वजह से जो है आउटकम अगर आप देखोगे तो ह्यूमन कैपिटल पे जो है आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा में जो निवेश करता है, उसका जो डिविडेंड है वो आपको 4 इंटू जो है यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेगा। मतलब 4x आपको जो है देखने को मिलेगा। तो यही कहा जा रहा है कि हमको शिक्षा में जो है ज़्यादा यहाँ पे निवेश करना चाहिए था। तो इस वजह से जो है मेन हमको काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिल रही है। तो जॉबलेस जो इंडिया है, बेसिकली कई सारे जो लोग हैं उनको जॉब आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मुख्य कारण यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एजुकेशन जो है वो उतनी यहाँ पे नहीं दी गई, ठीक है? और सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया में कई जगहों पे अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको जो है जो पैसा है वो बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। जो कास्ट शिफ्ट जो पॉलिसी है ना, उसका जो आउटकम है वो भारत में हमको हाईली अनइक्वल और मतलब अनइक्वल लैंड रिफॉर्म देखने को मिल रहा है। मतलब जो ज़मीनों का बँटवारा हुआ वो बराबरी से नहीं हुआ। इसी चीज़ को जो है यहाँ पे मतलब ये मेन रीज़न बताया जाता है। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि पब्लिक प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, तो पब्लिक्स को प्रॉपर्ली जो है एजुकेशन भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई और हेल्थ में भी जो है उनको पीछे यहाँ पे रखा गया है। तो मेनली यही जो बैरियर्स हैं वो आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है? और कास्ट जो है एक बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करती है सोशल नेटवर्क्स को बिल्ड करने में। बिल्कुल सही बात है। देखो होता क्या है कि अगर आप किसी जो ब्रिटिशर्स के समय अगर आप देखोगे तो आप किसी मालूजार के लड़के हो जिनके पास खूब सारी खेती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस तरीके के लोग भी जो है आपसे यहाँ पे जुड़ेंगे। आप खुद ही जो है जो छोटे लोग होंगे उनसे यहाँ पे बात भी नहीं करोगे, ठीक है? तो इस तरीके की जो क्लास है वो आपकी डेवलप बिल्कुल जो है यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ शिक्षा से आती हैं। शिक्षा जो है हमको ये सब चीज़ें सिखाती है कि हमको जो है जो छोटे लोग हैं उनको भी जो है प्रॉपर यहाँ पे जो है उतना ही वैल्यू जो है देनी चाहिए और प्रॉपर्ली जो है हमको यहाँ पे बिहेव करना चाहिए। मतलब किसी को हमको बड़ा छोटा जो है नहीं समझना चाहिए, ठीक है? तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है हील द नेशन बिफोर हीलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि ह्यूमन हेल्थ जो है उसके बारे में यहाँ पे जो है बात की गई। अब डब्ल्यूएचओ ने भारत के बारे में यहाँ पे फोरकास्ट किया था कि एक कंसर्न जो है हमको देखने को मिल रहा है कि करंट एस्टीमेट किया गया कि फ्यूचर प्रोजेक्शन ये है कि भारत में जो हेल्थ पावर है वो आपको काफ़ी कम जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जो है पब्लिश करी कि 2 मिलियन जो रिक्वायरमेंट है जो डॉक्टर्स की, इसके अलावा जो नर्सिंग प्रोफेशनल की भारत में जो है वो हमको देखने को मिल रही है, जिससे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनका और जो पेशेंट का रेशियो है उसको जो है हम यहाँ पे क्या करें मैनेज कर पाएँ। तो डब्ल्यूएचओ ने इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे कहा था कि हेल्थ केयर पर्सनल की जो है शॉर्टेज है। इसके अलावा कई सारे स्टेट में जो है हमको हेल्थ प्रोफेशनल की कमी देखने को मिल रही है, ठीक है? और 2030 तक जो है यहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट जो है लाना चाहिए। मतलब 2030 तक हमको जो है और यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो भारत सरकार ने यहाँ पे क्या किया, जो यूनियन बजट आया हेल्थ बजट 2022 में, उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड किया कि भैया एक जो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पे जो है हमको एक
हेल्थ केयर पर्सनल को जो है यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि एक जो है हमको इस तरीके का डाटा जो है फॉर्म करना चाहिए, जिससे क्या होगा हम सभी लोगों का जो है डाटा यहाँ पे रखेंगे। तो सेंटर जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में और बेसिकली हील बाय इंडिया एक इनिशिएटिव जो है यहाँ पे जो है बेसिकली लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जो है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं देश में, उन सभी कैटेगरी का जो एक बेसिकली ऑनलाइन रिपोजिटरी है उसको जो है पे फॉर्म किया जाएगा, जिसमें सबका जो है यहाँ पे डेटा होगा। अब मान लो यहाँ पे कोई फॉरेनर्स है, वो जो है यहाँ पे बेसिकली कोई इलाज करवाना चाहता है, उसका इलाज जो इंडिया में पॉसिबल है, ठीक है। फॉरेनर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हम अमेरिका की बात करें, बाकी जो भी देश है, जैसे अफ्रीका ले लो, अब अफ्रीका में नाइजीरिया ले लो, वहाँ उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, ठीक है। जिम्बाब्वे ले लो, बांग्लादेश ले लो, तो इन सब जगहों से जो है लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए, बिल्कुल आते हैं। अगर आप दिल्ली में जाओगे अपोलो हॉस्पिटल में या दूसरे जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ आपको कई सारे जो फॉरेनर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमको जो है एक रजिस्ट्री बेसिकली यहाँ पे जो इस तरीके के रिपोजिटरी को जो है फॉर्म करना चाहिए, जिससे क्या होगा हम जो है यहाँ पे जो हेल्थ केयर है उस पर जो है हम यहाँ पे फोकस कर पाएंगे। लेकिन राइटर जो है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया ठीक है, हमको जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स पे ज़्यादा जो है फोकस नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हमको जो है जो डॉक्टर्स, नर्सेस, इसके अलावा जो रिपोजिटरी है, जो मैन पावर है, उस पे जो है मेनली हमको जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये था 23 जून 2022 का न्यूज़ एडिटोरियल। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।